हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित अग्रवाल। आज आप लोगों के बीच में फिर से हम लोग लॉ की सीरीज में आज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर इंजंक्शन का रिलीफ करने जा रहे हैं। इंजंक्शन का जो टॉपिक है ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंदर सेक्शन 36 से लेकर के सेक्शन 42 के अंदर दिया हुआ है और एक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में ऑर्डर 39 के अंदर भी दे रखा है। जो परपेचुअल इंजंक्शन है वो मेनली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से गवर्न होता है और जो टेम्परेरी इंजंक्शन है वो मेनली ऑर्डर 39 से गवर्न होता है। हम मेनली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के प्रोविजंस की चर्चा करेंगे आज, क्योंकि हम वन बाय वन करके एसआरए के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम सीपीसी के अंदर आएंगे। तो इंजंक्शन क्या है? इंजंक्शन एक टाइप का प्रिवेंटिव रिलीफ है, एक डिस्क्रिशनरी रिलीफ है। Injunction is granted by the courts at their discretion by way of temporary injunction or the perpetual injunction। तो सेक्शन 36 कहता है कि जो इंजंक्शन है ये एक डिस्क्रिशनरी रिलीफ है। इसको दो तरीके से दिया जा सकता है, या तो टेम्परेरी इंजंक्शन की फॉर्म में दिया जा सकता है या परपेचुअल इंजंक्शन की फॉर्म में दिया जा सकता है। यहाँ पर जो इंजंक्शन की क्लासिफिकेशन की गई है ये ड्यूरेशन के बेसिस पर की गई है। फॉर हाउ लॉन्ग द इंजंक्शन में ऑपरेट। एक और क्लासिफिकेशन हो सकती है इंजंक्शन की, वो हो सकती है हाउ दे ऑपरेट, इस बेसिस के ऊपर। तो अगर इस बेसिस के ऊपर देखें तो इंजंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक प्रिवेंटिव इंजंक्शन हो सकते हैं और एक मैंडेटरी इंजंक्शन हो सकते हैं। तो अगर हम इंजंक्शन को डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? इंजंक्शन को डिफाइन इंजंक्शन इज अ जुडिशियल रेमेडी, इट्स अ रिलीफ। तभी तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर दे रखा है, इट्स अ जुडिशियल रेमेडी which is granted by the court and through the injunction court क्या करना चाहती है? Court orders the other party to do a certain thing or to refrain from doing a certain thing। तो जब कोर्ट ये ऑर्डर पास करती है to do a certain thing तो ये मैंडेटरी इंजंक्शन हो जाता है, और जब कोर्ट ऑर्डर पास करती है not to do a certain thing or refrain from doing something तो ये प्रिवेंटिव रिलीफ हो जाता है। अब ये डिस्क्रिशनरी रिलीफ कैसे है? कोर्ट इस डिस्क्रिशन को कैसे इस्तेमाल करेगी, किस मैनर में इस्तेमाल करेगी? कोर्ट इस डिस्क्रिशन को जो है जुडिशियस मैनर में यूज करेगी, आर्बिट्रेरी मैनर में इस डिस्क्रिशन को अप्लाई नहीं किया जा सकता। इन द केस ऑफ गुजरात बॉटल कंपनी लिमिटेड वर्सेस कोका कोला के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने तीन बातें बताई हैं जो कि कोर्ट्स को ध्यान रखना जरूरी है इंजंक्शन को ग्रांट करते समय। फर्स्ट वन इज there must be existence of a prima facie case in the favor of the plaintiff. Second is the balance of convenience should tilt in the favor of the plaintiff. And third is irreparable injury may be caused to the plaintiff if the injunction has not been granted. तो prima facie case भी certain है, जानते हैं सभी क्या होता है। irreparable injury भी जानते हैं कि अगर इंजंक्शन ग्रांट नहीं हुआ तो एक ऐसी इंजरी हो जाएगी जिसकी भरपाई नहीं करी जा सकेगी पैसों के अंदर। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस क्या है? बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस के अंदर कोर्ट कंपेयर्स द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द प्लेंटिफ विद द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द डिफेंडेंट और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द राइट्स ऑफ द डिफेंडेंट। और कोर्ट देखती है कि अगर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस टिल्ट कर रहा है प्लेंटिफ के फेवर में तो फिर इंजंक्शन जो है वो ग्रांट कर दिया जाता है। उसके बाद सेक्शन 37 आता है सॉरी सेक्शन 37 के अंदर बताया गया है कि जो टेम्परेरी इंजंक्शन है ये कब ग्रांट होगा, कितने ड्यूरेशन के लिए ग्रांट होगा, ये कैसे रेगुलेट होगा, नहीं सारी चीजें परपेचुअल इंजंक्शन के बारे में भी इसी सेक्शन के अंदर बताई गई है। तो सेक्शन 37 कहता है कि टेम्परेरी इंजंक्शन मे बी कंटिन्यूड अंटिल द फर्दर ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट और अ स्पेसिफाइड टाइम। तो कोर्ट जब टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट करती है तो उस ऑर्डर के अंदर लिखा होता है कि इतने टाइम तक टेम्परेरी इंजंक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगा या अंटिल द फर्दर ऑर्डर्स।
और टेम्परेरी इंजंक्शन में बी ग्रांटेड इन a suit. So there must be the existence of the suit in which the party applies for the grant of the temporary injunction. टेम्परेरी इंजंक्शन में भी ग्रांटेड एट एनी स्टेज ऑफ द सूट और इसको रेगुलेट किया जाता है ऑर्डर 39 के थ्रू, जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि परपेचुअल इंजंक्शन क्या है। परपेचुअल इंजंक्शन में भी ग्रांटेड एज अ डिक्री, इट्स अ फाइनल रिलीफ, क्योंकि सूट डिसाइड होने के बाद ही डिक्री पास होती है। इट्स अ फाइनल रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ द डिक्री कुड ग्रांटेड द परपेचुअल इंजंक्शन। The court grant the perpetual injunction upon hearing on the merits of the case. और perpetual injunction में होता क्या है? Through the perpetual injunction, court perpetually enjoins the defendant. Court perpetually or permanently prohibits the defendant to assert his right or to commit an act which is contrary to the rights of the defendant. तो ये परपेचुअल इंजंक्शन हो गया। परपेचुअल इंजंक्शन के अंदर कोर्ट जो है परमानेंटली प्रोहिबिट कर रही है डिफेंडेंट को कि आपको अपने राइट्स को असर्ट नहीं करना है कंट्रेरी टू द राइट्स ऑफ द प्लेंटिफ, या आपको कोई ऐसा एक्ट नहीं करना है दैट इज कंट्रेरी टू द राइट्स ऑफ द प्लेंटिफ। तो ये परपेचुअल इंजंक्शन हो गया। परपेचुअल इंजंक्शन को भी वही प्रिंसिपल्स गवर्न करेंगे जो टेम्परेरी इंजंक्शन को करेंगे, जो कि वो 3 गाइडलाइंस है अभी हमने डिस्कस की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सेक्शन 38 का। सेक्शन 38 में बताया गया है कि कोर्ट कब ग्रांट करती है परपेचुअल इंजंक्शन को। तो कोर्ट कब ग्रांट करती है, तो इस चीज को समझने से पहले हमें समझ लेना चाहिए कि ओब्लिगेशन क्या होती है। ओब्लिगेशन को डिफाइन किया है सेक्शन 2 क्लॉज ए में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के। तो ओब्लिगेशन इज अ ड्यूटी विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एक ड्यूटी है जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्स की जा सकती है। ये ओब्लिगेशन अराइज कैसे होती है? ये ओब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी अराइज हो सकती है, टॉर्ट के थ्रू भी अराइज हो सकती है, ट्रस्ट के थ्रू भी अराइज हो सकती है, या इन एनी अदर लीगल मैनर ये ओब्लिगेशन अराइज हो सकती है। एंड द राइट शुड एग्जिस्ट। ये जो ओब्लिगेशन है इसको जो इन्फोर्स कराने का राइट है दैट मस्ट एग्जिस्ट इन द फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। तो टू प्रिवेंट, तो सेक्शन 38 क्या कहता है? टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ ओब्लिगेशन विच एग्जिस्ट इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ whether impliedly or expressly, the court may grant the perpetual injunction. Second क्या है? If this obligation arise from a contract, अगर ये obligation contract से arise हो रही है, तो the court should consider the provisions given in chapter 2 of the specific relief act. chapter 2 क्या है? इसमें specific relief एक्ट के, इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है। तो उसमें जो प्रोविजंस दिए हैं उसको फॉलो करना जरूरी है। अब ये जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला प्रोविजन है, इसके साथ हमें सेक्शन 41 का क्लॉज ई भी पता होना चाहिए। सेक्शन 41 का क्लॉज ई बता रहा है कि कोर्ट्स कब परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है, कोर्ट उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को एनफोर्स नहीं करा सकती है, तो उस केस में परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट नहीं होगा। इसके साथ हमें सेक्शन 42 भी पता होना चाहिए। कई बार जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें 2 तरीके के एग्रीमेंट्स होते हैं। एक होता है नेगेटिव एग्रीमेंट, मींस टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट, टू नॉट टू डू एक्ट। एक होता है पॉजिटिव एग्रीमेंट, टू डू अ सर्टेन एक्ट, एंड द कोर्ट इज अनेबल टू स्पेसिफिकली इन्फोर्स द पॉजिटिव एग्रीमेंट, then nothing in this chapter shall preclude the court from enforcing the negative agreement, provided the party wants the enforcement of the negative agreement has performed his part of the contract so far as binding on him। मतलब कि पार्टी ने जो कि नेगेटिव एग्रीमेंट को इन्फोर्स कराना चाहती है उसने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया हो तो नेगेटिव एग्रीमेंट जो है उसको इन्फोर्स करा दिया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 38 का जो थर्ड सबसेक्शन कहता है, वो कहता है कि जो डिफेंडेंट है दैट इन्वेड्स, वो इन्वेड करता है या थ्रेटन्स टू इन्वेड, इन्वेड करने की थ्रेट देता है, धमकी देता है। जो डिफेंडेंट है इन्वेड्स और थ्रेटन्स टू इन्वेड क्या? द राइट और द एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेंटिफ, यानी कि उसके राइट को, उसके राइट टू एंजॉय को इन्वेड करने की धमकी देता है या इन्वेड करता है। तो इन तीनों सिचुएशंस में परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट की जा सकती है। उसके बाद एग्जांपल्स दिए। पहला एग्जांपल क्या है?
तो डिफेंडेंट इज अ ट्रस्टी, डिफेंडेंट इज होल्डिंग अ प्रॉपर्टी एज अ ट्रस्टी फॉर द प्लेंटिफ, और वो अपनी ऑब्लिगेशन का ब्रीच कर रहा है. देयर नो एग्जिस्ट any standard of ascertainment of the compensation in case of the breach of the obligation. मतलब अगर obligation breach हो जाती है तो compensation calculate नहीं किया जा सकता, and if it can be calculated the compensation is not adequate relief, वो adequate relief नहीं है. उसके बाद जो फोर्थ है वो कहता है to prevent the multiplicity of the proceedings. तो ये 4 एग्जाम्पल्स हो. सेक्शन 39 बताता है मैंडेटरी इंजंक्शन के बारे में. मैंडेटरी इंजंक्शन इट इज अ पॉजिटिव एक्ट. द कोर्ट ऑर्डर्स द डिफेंडेंट टू डू एन एक्ट. तो मैंडेटरी इंजंक्शन क्या है? यहाँ भी ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन है, दैट एग्जिस्ट इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ. तो टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ द ऑब्लिगेशन it is necessary, it is essential to enforce the commission of an act, commission of a certain act by the defendant, and the court is capable to enforce such act. मतलब क्या है? अगर breach of obligation है, उसको रोकने के लिए किसी एक्ट को करना जरूरी है और उस एक्ट को कोर्ट इन्फोर्स कराने में सक्षम है. The court may grant the mandatory injunction if to prevent that, prevent the obligation of, prevent the breach of the obligations, prevent the breach. If it is essential to prevent the breach of the obligation, the court can grant the mandatory injunction against the defendant to perform that certain act. तो ये mandatory injunction हो गया. अब परपेचुअल इंजंक्शन भी हो गया, मैंडेटरी इंजंक्शन भी हो गया. अब इसको इन्फोर्स कैसे कराती है? तो इसके लिए हम चलते हैं सीपीसी में. सीपीसी के अंदर सेक्शन 94 क्रॉस सी दे रखा है, जिसमें बताया है कि इफ इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, द कोर्ट में ग्रांट द इंजंक्शन, एंड इन केस ऑफ द डिसोबीडियंस ऑफ the injunction or the condition of the injunction on which it is granted, or any order made under order 39 rule 1 and 2, the defendant can be arrested and can be committed to the civil prison, and his property can be attached, and later on it can also be sold. तो जो सिविल प्रिजन में उसको कमिट किया गया है, क्यों कमिट किया गया है? क्योंकि उसने इंजंक्शन का ब्रीच कर दिया है, या इंजंक्शन में जो कंडीशंस दी गई हैं उनका ब्रीच कर दिया है, या फिर जो ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के तहत कोई ऑर्डर दिया है कोर्ट ने, उसको डिसोबे कर दिया है. तो उस केस में जो ब्रीचर है, जिसने डिसोबीडिएंट किया है कोर्ट के ऑर्डर को, उसको 3 महीने के लिए मैक्सिमम सिविल प्रिजन में भेजा जा सकता है, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, या फिर दोनों है. प्रॉपर्टी को अटैचमेंट हम मैक्सिमम 1 साल के लिए करेंगे. अगर इसके बाद भी जो ब्रीच है वो कंटिन्यू रहता है तो उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाएगा, और उसकी जो सेल प्रोसीड्स हैं वो दे दी जाएंगी इंजर्ड पार्टी को. और उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो वो द पार्टी हु डिसोबेज द इंजंक्शन उसको रिटर्न कर दिया जाएगा. तो अगर कोई पार्टी डिसोबे करती है कोर्ट के ऑर्डर को तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बोलते हैं. और उसके बारे में जो प्रोसीजर दिया है दैट इज गिवन इन सेक्शन 94 ब्रैकेट से इन ऑर्डर 39 रूल 2A, जो कि इंजंक्शन के ब्रीच के बारे में बात करता है. तो दिस इज गिवन इन सेक्शन 40 एंड हाउ द कोर्ट, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था. उसके बाद अब सेक्शन 40 में आ जाते हैं. सेक्शन 39 में मैंडेटरी इंजंक्शन को करने के बाद सेक्शन 40 कहता है कि जो प्लेंटिफ है कैन आस्क फॉर कैन क्लेम the damages in addition to the relief of perpetual injunction or in substitute to the relief of the perpetual injunction. यानी कि ये बता रहा है कि जो प्लेंटिफ है वो जो प्लेंट फाइल करेगा कोर्ट में अपनी, उसमें वो परपेचुअल इंजंक्शन के साथ या परपेचुअल इंजंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हुए डैमेजेस को भी क्लेम कर सकता है. ये राइट है उसके पास. लेकिन अगर उसने डैमेजेस क्लेम नहीं किए हैं तो कोर्ट उसको डैमेजेस अवॉर्ड नहीं करेगा.
लेकिन अब यहाँ पर मैं ऑर्डर 2 रूल 2 सब रूल 3 के बारे में पढ़ना जरूरी है। ऑर्डर 2 क्या कहता है? ऑर्डर 2 का जो उद्देश्य है, जो पर्पस है ऑर्डर 2 का, वो है जो भी सूट कोर्ट में फाइल होगा दैट शुड बी द कॉम्प्रहेंसिव वन। सारी उसमें पार्टीज आ जानी चाहिए, नेसेसरी पार्टीज, प्रॉपर पार्टीज जो भी है वो आ जानी चाहिए। कॉज ऑफ एक्शन प्रॉपरली गिवन होना चाहिए उसमें, और जितने भी रिलीफ्स क्लेम किए जा सकते हैं ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, वो सारे के सारे क्लेम किए जाने चाहिए, सो दैट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स कैन बी अवॉइडेड। अब यहाँ पर ऑर्डर 2 रूल 2 सब रूल 3 क्या कहता है कि when there exist more reliefs than one in favor of the plaintiff in respect of the same cause of action and the plaintiff omits to claim one or more of such reliefs without the leave of the court, he cannot claim them further in a fresh suit। तो अगर सपोज दैट उसने डैमेजेस क्लेम नहीं की और उसका सूट डिसमिस हो जाता है, तो वो फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकता। ये चीज सेक्शन 40 में भी दे रखी है कि अगर सूट डिसमिस हो गया तो आप डैमेजेस के लिए फ्रेश सूट नहीं फाइल कर पाओगे। तो ये तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी प्लेंटिफ के लिए। तो इसके लिए एक थोड़ा सा रेमेडी करने की सिचुएशन पैदा करी गई है। एक प्रोविजन और डाला गया है सेक्शन 40 के अंदर, दैट इज रेड विद द ऑर्डर 6 रूल 17। उसमें प्लेंटिफ को कहा गया है कि यू कैन अमेंड योर प्लेंट एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग एंड इंक्लूड द रिलीफ ऑफ द डैमेजेस एज वेल। अब वो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स का भी फायदा नहीं उठाता है, इनिशियल स्टेज पे भी डैमेजेस को नहीं शामिल करता है एज अ रिलीफ, और इंजंक्शन का सूट डिसमिस हो जाता है तो वो फ्रेश सूट फाइल नहीं कर पाएगा। इसलिए जो सूट है दैट शुड बी कॉम्प्रहेंसिव वन। इट इज द पब्लिक पॉलिसी दैट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग शुड बी अवॉइडेड। उस चीज को सेक्शन 40 बता रहा है। अगर सेक्शन 40 नहीं होता यहाँ पे तो भी ये अंडरस्टूड है, क्योंकि तो डिस्क्रिशनरी रिलीफ है, और अगर कोर्ट के डिस्क्रिप्शन में ये लगा कि परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट नहीं होनी चाहिए तो कैसे रेमेडी लेगा प्लेंटिफ? तो रेमेडी उसके पास एक अल्टरनेटिव रेमेडी बचती है। अब सेक्शन 42 आ जाता है। सेक्शन 42 में बताया गया है कि कोर्ट कब ग्रांट नहीं करेगी परपेचुअल इंजंक्शन। इसमें ए से लेकर के जे तक क्लॉजेस दे रखे हैं, जो अब इसको वन बाय वन एक बार हम कर लेते हैं। कोर्ट कब नहीं करेगी? व्हेन द सूट इज सच टू रिस्ट्रेन द पार्टी फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग any proceeding at the institution of the suit in which the injunction is sought unless it is important to prevent the multiplicity of the proceedings। मतलब हम एक पर्सन को रिस्ट्रेन करना चाहते हैं, किस चीज से रिस्ट्रेन करना चाहते हैं? टू प्रोसिक्यूट अ प्रोसीडिंग, और उसके लिए हमने एक सूट फाइल कर दिया है कोर्ट के अंदर कि इसको रिस्ट्रेन किया जाए। तो अगर रिस्ट्रेन करने से मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स का पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा उसको। सेकंड भी इसी से मिलता जुलता है, प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड। इसमें क्या है? टू रिस्ट्रेन द पर्सन फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग अ प्रोसीडिंग और इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट इन अ कोर्ट सबऑर्डिनेट, इन अ सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई सूट इंस्टीट्यूट करना चाहते हैं आप, या कोई प्रोसीडिंग है जिसको प्रोसिक्यूट करना है, उसको रोकने के लिए आपने एक सूट फाइल करा है इन द हायर कोर्ट, और उसमें आपने सूट में प्रे की है कि इसको रिस्ट्रेन किया जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद थर्ड कैटेगरी है दैट इज टू रिस्ट्रेन अ पर्सन टू अप्लाई इन द लेजिस्लेटिव बॉडी, ये भी पॉसिबल नहीं है। फोर्थ है टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग अ क्रिमिनल मैटर, फ्रॉम इनिशिएटिंग अ क्रिमिनल मैटर द क्रिमिनल कोर्ट। फिफ्थ आ जाता है हमारा कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है किसी कॉन्ट्रैक्ट की, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है किसी कॉन्ट्रैक्ट की, तो उस केस में परपेचुअल इंजंक्शन भी नहीं दिया जाएगा। उसके बाद टू प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एन एक्ट ऑफ द न्यूसेंस व्हेन इट इज नॉट क्लियर दैट इट इज न्यूसेंस, ये टॉर्ट से रिलेटेड हो गया। कोई पर्सन है एक ऐसा एक्ट कर रहा है जिसको आप रोकना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसेंस, और यही क्लियर नहीं है कि न्यूसेंस है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है देयर इज अ कंटिन्यूअस ब्रीच ऑफ द ड्यूटी एंड द प्लेंटिफ accused it। Next time when there is a equal efficacious remedies available, then in that case the perpetual injunction will not be granted. Another is added with the amendment, then the court will not grant the perpetual injunction if it results
into the impeding or delaying the completion of the infrastructure project, or it prohibits the continuous provision of the relevant facility thereto or any service related to the infrastructure project. उसके बाद है ये इक्विटेबल नेचर ऑफ द रिलीफ को बताता है कि if the conduct of the person is such as it disentitled him to the relief of the perpetual injunction. मतलब क्या है कि one who seeks the equity must do the equity. If someone has come to the court, he must come to the court with clean hands. उसका जो conduct है वो proper होना चाहिए. उसके बाद now the last one, if the plaintiff has no interest in the subject matter, तो इन cases में उसको injunction provide नहीं किया जाएगा. तो हमने इसको कर लिया है कंप्लीट. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को करेंगे. थैंक यू.